नमस्कार मित्रों, मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको भारतीय संवैधानिक विकास से संबंधित जितने महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे, उनके विषय में मैंने चर्चा की थी। उसी क्रम में मैंने आपको संविधान सभा से भी जितने महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे, वो भी बताए थे। उसी क्रम में आज मैं एक अपनी नई क्लास लेके एक नया टॉपिक लेके मैं आपके समक्ष आया हूँ, जिसमें हम भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के ऐसे विभिन्न स्रोत जो विदेशों से लिए गए हैं, विदेशी संविधानों से लिए गए हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव हमारे संविधान पे सबसे ज़्यादा पड़ा है। जब मैंने 1935 का भारत शासन अधिनियम आपको भारत के संवैधानिक विकास में पढ़ाया था, वहाँ पे बताया था कि भारतीय संविधान पर अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसी का पड़ा है तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे संघीय तंत्र या संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अच्छा, संघीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? संघीय प्रणाली का मतलब ये होता है, यहाँ पर 2 स्तर की सरकारें हों। जैसे अपने यहाँ एक केंद्र स्तर की सरकार है, दूसरी राज्य स्तर की सरकार है। जहाँ पे 2 स्तर की सरकारें मिल-जुल कर कार्य करती हैं, वहाँ पे उसी को संघीय प्रणाली कहते हैं। इसमें कार्यों का दोनों के बीच में कार्यों का आंशिक पृथक्करण होता है, आंशिक बँटवारा होता है। दूसरा यहाँ पे हमने देखा कि राज्यपाल का कार्यालय जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935 से राज्यपाल के कार्यालय के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया। न्यायपालिका, न्यायपालिका कहाँ से ली गई? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लोक सेवा आयोग, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से आप 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपातकालीन उपबंध, अगर डायरेक्ट आपसे आपातकालीन उपबंध पूछता है और विकल्प में भारत शासन अधिनियम 1935 होगा, तो आपका आंसर हमेशा भारत शासन अधिनियम 1935 होगा। क्योंकि अगर यहाँ हम पढ़े तो जर्मनी में हमने देखा कि आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट का स्थगन। कई बार आप इससे कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। आपातकाल में अगर मौलिक अधिकारों के स्थगन की बात की जाएगी, तो हमेशा जर्मनी से। आंसर क्या होगा? जर्मनी। लेकिन अगर सीधे आपसे आपातकालीन उपबंध की बात करता है और ऑप्शन में भारत शासन अधिनियम 1935 दिया है, तो हमेशा आपका आंसर भारत शासन अधिनियम 1935 ही होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 ना होने की दशा में अगर जर्मनी दिया है, तब आपका आंसर जर्मनी हो जाएगा। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दूसरा प्रावधान ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय शासन लिया गया। ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय शासन, विधि का शासन। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। और विधि का शासन यानी कि कानून का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। उसी क्रम में विधायी प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? कानून बनाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। अगर हम दोहरी नागरिकता की बात करें, इसी क्रम में अगर हम दोहरी नागरिकता की बात करें, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रावधान है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है कि हमारे जो संसद सदस्य हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। वो कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। अभी जो कैंसिल हुआ आपका एग्जाम आरओ का, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित, लेकिन वो किसी संसद के सदस्य के संबंध में ना पूछ के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा गया था। क्या अटॉर्नी जनरल को कोई संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है? तो हाँ, उसका आंसर था हाँ, कि अटॉर्नी जनरल को भी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है। जबकि अटॉर्नी जनरल संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसको संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था, संसद में द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। क्योंकि ब्रिटेन में पहले से हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसे 2 सदन है, उसी के तर्ज पे भारत में लोकसभा और राज्यसभा। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का मतलब क्या होता है? कानून के समक्ष सभी समान होंगे। इसके कुछ अपवाद हैं जो आगे की वीडियोस में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है बहुत महत्वपूर्ण यूएसए। यूएसए से क्या लिया गया? मूल अधिकार। भाग 3 में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। तो इसकी कहाँ से लिया गया इसका प्रावधान? मूल अधिकार का प्रावधान यूएसए से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अभी आगे अनुच्छेद 137 जब हम पढ़ेंगे, तो वहां आपको हम विस्तृत न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में बताएंगे। लेकिन न्यायिक यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? यूएसए से। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है रिव्यू सिस्टम, अपने ही फैसले को दोबारा उसका पुनर्विलोकन करना। क्या होता है न्यायिक पुनर्विलोकन? कहाँ से लिया गया? यूएसए से। उपराष्ट्रपति का पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद, अनुच्छेद 63 के तहत हम विस्तृत पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक, तो इसका पद कहाँ से लिया? अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का हटाया जाना, कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग,
बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार इससे क्वेश्चन बना है कि अनुच्छेद 61 के तहत जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से उसका प्रावधान लिया गया। इसी क्रम में हम अब बात करेंगे आयरलैंड से, डीपीएस की, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान आयरलैंड से लिया गया। इसको अभी हम आगे चल के भाग 4 में विस्तृत पढ़ेंगे। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक लेकर हम डीपीएसपी के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। वह राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, इस शब्द पे ध्यान देना क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों से संबंधित अभी एक क्वेश्चन आगे और मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पे क्या, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कनाडा के संविधान की। किस संविधान की बात करेंगे? कनाडा के संविधान की। यहाँ पे क्या लगेगा? सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जैसा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय प्रणाली के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संघीय प्रणाली क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो स्तर की सरकारें कार्य करती हैं, जिनमें आंशिक रूप से कार्यों का पृथक्करण होता है। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे संघीय प्रणाली होती है। तो उसी क्रम में यहाँ लिखा है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें विशेष अधिकार, ज्यादा पावर किसके पास होती है? ज्यादा शक्ति किसके पास होती है? केंद्र के पास। फिर अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियों का, अभी जब मैंने आपको वहां पे सूचियां पढ़ाई थी, आगे भी अभी सूचियां पढ़ाएंगे आपको कि जहाँ पे समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, तो कुछ विषय राज्य सूची में रखे गए थे, कुछ संघ में रखे गए थे, कुछ समवर्ती सूची में रखे गए। इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त कुछ विषय अन्य थे जिनको अवशिष्ट विषय कहा गया था। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, इसका मतलब यह कि जो अवशिष्ट विषय रखे गए थे उन पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र। कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। तो इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, इसका प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति कैसे होती? राज्यपालों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, भारत के प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन इसका राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, अनुच्छेद 143, मैं आपको विस्तृत तौर पे पढ़ाऊंगा अनुच्छेद 143 को। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को एक कानूनी सलाह देता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है। उसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो अब हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों की बात की, उसमें समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। जब यहाँ पे हमने बात की थी कि अवशिष्ट विषयों का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? कनाडा से। जबकि समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा, अच्छा जो हमने यहाँ बताया आपको समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची पे कानून कौन बना सकता है? राज्य व केंद्र दोनों सरकारें इस पे कानून बना सकती। लेकिन अगर कोई विवाद, दोनों कानूनों के बीच में कोई विवाद की स्थिति बनती है तो केंद्र का कानून माना जाएगा। प्रस्तावना की भाषा बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि प्रस्तावना की भाषा का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। क्योंकि अगर पूछ लिया जाए प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, राज्यसभा और लोकसभा की एक संयुक्त बैठक बुलाता है। तो कहाँ से प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है कि आखिर बुलाता तो राष्ट्रपति है संयुक्त बैठक को, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, धन विधेयक पर और संविधान संशोधन विधेयक पर, दो विधेयक ऐसे हैं, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों विधेयकों पर कभी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, कभी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो इसी क्रम में अब हम आगे बात करेंगे जर्मनी की। अच्छा यहाँ से जर्मनी के संविधान से एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है कि जर्मनी के संविधान का नाम क्या है? जर्मनी के संविधान का नाम होता है वाइमर। जर्मनी के संविधान का नाम क्या है? वाइमर। और जर्मनी से क्या लेगा? आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट का स्थगन। यहाँ पे मैंने आपको भारत शासन अधिनियम 1935 में पढ़ाया था कि आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए। लेकिन अगर बात आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों के स्थगन यानी कि फंडामेंटल राइट के स्थगन की बात होगी तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। उसके बाद आता है सोवियत संघ यानी कि रूस, यूएसएसआर। इसे जो मूल कर्तव्य, भाग 4A अनुच्छेद 51A,
के तहत आपको मैं मूल कर्तव्य विस्तृत जो कि 11 हो चुके हैं, उनको विस्तृत पढ़ाऊँगा। लेकिन यहाँ पे हमको देखना है कि मूल कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, किस कमेटी की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 ए और भाग 4 ए के तहत जोड़े गए थे। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। अच्छा, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श का मतलब है कि प्रस्तावना में कितने तरीके के न्याय की बात की गई? तो प्रस्तावना में याद रखिएगा 3 तरीके की न्याय की बात की गई। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन तीनों न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया। उसके बाद बात हम करेंगे फ्रांस की। फ्रांस की बात जो करेंगे तो उसमें सबसे पहला शब्द है गणतंत्रात्मक शासन। गणतंत्रात्मक शासन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे उत्तराधिकार का शासन नहीं होगा, जहाँ पे वंशानुगत शासन नहीं होगा। जो यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष होगा वह डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना गया राष्ट्राध्यक्ष होगा, उसको गणतंत्रात्मक शासन कहते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लेके? फ्रांस के संविधान से। अच्छा, फ्रांस के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श आए कहाँ से? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से ये तीनों शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श 1789 जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे तीनों शब्द आए थे, वहीं से भारतीय संविधान में ये शामिल किए गए हैं। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की 1789 में भी क्रांति से लिए गए। फिर इसके आगे आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है कि संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया। अनुच्छेद 362 भाग 20 में हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया को विस्तृत पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको क्या ध्यान देने होगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। वह राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रणाली, यहाँ पे हमने नामांकन की प्रणाली पढ़ी थी। आयरलैंड से राज्यसभा सदस्यों के नामांकन की प्रणाली ली गई थी, जबकि अगर राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रणाली की बात की जाए तो कहां से ली? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा सदस्यों के नामांकन की प्रणाली, आंसर हमारा आयरलैंड हो जाएगा। और अगर राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन की प्रणाली की बात की जाएगी तो हमारा उत्तर हमेशा दक्षिण अफ्रीका होगा। उसके बाद आता है जापान। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है कि विधि निर्माण में सही प्रक्रिया का पालन किया जाए। अगर हम कोई कानून बनाते हैं तो हमेशा उसमें सही प्रक्रिया का पालन किया जाए, इसलिए विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई है? जापान के संविधान से। तो फिलहाल विभिन्न देशों के माध्यम से व भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे भारतीय संविधान में जितने स्रोत लिए गए हैं उन सबके विषय में हमने यहाँ पे चर्चा कर दी। इसके अतिरिक्त अब कोई क्वेश्चन और नहीं बनेगा, कोई क्वेश्चन नहीं बना। एक विशेष बात है जो आपको याद रखनी की, अगर प्रस्तावना की भाषा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार इसमें एग्जाम में आप लोगों को फंसाएगा कि अगर प्रस्तावना की भाषा की बात की जाएगी तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, लेकिन अगर प्रस्तावना के विचार की बात की जाएगी, प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया था? तो अमेरिका के संविधान से आया था। इसी क्रम में मैंने कुछ 2 महत्वपूर्ण तथ्य ऐसे लिखे कि मंत्रिपरिषद, हमने अभी आज आपको पढ़ाया, जब ब्रिटेन के विषय में हम पढ़ रहे थे तो मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई। तो उसी क्रम में कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जबकि अनुच्छेद 75(2) के तहत अगर कोई व्यक्तिगत मंत्री है, व्यक्तिगत मंत्री, एकल मंत्री, इसके प्रति राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 75(3) के तहत अगर पूरी मंत्रिपरिषद, पूरे कैबिनेट की बात की जाएगी तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। जबकि अनुच्छेद 75(2) के तहत अगर हम एकल मंत्री की बात करेंगे, यानी किसी अकेले व्यक्तिगत मंत्री की बात करेंगे, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। अच्छा, जब कल मैं आपको संविधान सभा के विषय में पढ़ा रहा था तो संविधान सभा में जो 15 महिलाएं शामिल थी उनके विषय में अभी किसी एग्जाम में मैंने एक प्रश्न देखा था कि वहां पे 4 ऑप्शन देके ये पूछा गया था कि संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सी महिला शामिल नहीं है। तो वहां से मुझको इंपॉर्टेंट, मैं कल भी आपको बताना चाह रहा था, लेकिन कल चूंकि बोर्ड पे जगह नहीं बची थी इसलिए मैं नहीं बता पाया था। उसीलिए मैं आज उसको लेके आया हूँ कि 15 महिलाएं शामिल थी। 15 महिलाओं का नाम याद कर पाना हमारे लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर हम एक बार देखे रहेंगे उन नामों को, तो अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी शामिल नहीं थी, तो हम आसानी से उस चीज को क्लिक कर पाएंगे। तो उसी क्रम में आज मैंने लिखा संविधान सभा में शामिल महिलाएं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं शामिल थी। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी? 15 महिलाएं शामिल थी। उनमें कुछ विशेष जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि सरोजिनी नायडू। सबसे पहले हम देखते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में। सरोजिनी नायडू के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी थी। पहली राज्यपाल की अगर बात किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। वह कांग्रेस की पहली
कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाएगी तो सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। और उसके अतिरिक्त अगर भारतीय कांग्रेस की, सीधे आपसे डायरेक्ट पूछता कि भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। लेकिन अगर भारतीय महिला की बात करेगा तो सरोजिनी नायडू। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है विजय लक्ष्मी पंडित। दूसरे नंबर पे आती है विजय लक्ष्मी पंडित। इनके बारे में एक विशेषता थी कि यूएन महासभा में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। यूएन महासभा में पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। और जो भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं जो शामिल थे उनमें से भी ये। उसके बाद आती है 3 नंबर पे सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, इनके विषय में एक बातपूर्ण फैक्ट ये है कि सुचेता कृपलानी 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही। सुचेता कृपलानी कौन है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। फिर एक नाम आता है एनी मस्क्रिनी। इनके विषय में कोई विशेष बात नहीं है। त्रावणकोर केरल से निर्वाचित हुई थी। रेणुका रे, ये बंगाल से थी। फिर अम्मू स्वामीनाथन मद्रास से थी। हाँ, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आ गया, ये राजकुमारी अमृत कौर, इनसे क्वेश्चन बना है और आगे भी बन सकता है कि राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो भारतीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली महिला थी। राजकुमारी अमृत कौर मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली महिला थी। और इनके पास मंत्रालय कौन सा था? स्वास्थ्य मंत्रालय। इनके पास कौन सा मंत्रालय था? स्वास्थ्य मंत्रालय। इसके अतिरिक्त पूर्णिमा बनर्जी जो कि यूपी से निर्वाचित थी, मालती चौधरी उड़ीसा से, लीला राय बंगाल से, और बेगम, हाँ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था बेगम एजाज रसूल। इनसे इस तरीके का क्वेश्चन अभी कई बार क्वेश्चन बना है, एक दो परीक्षाओं में तो मैंने खुद देखा कि बेगम एजाज रसूल, इनसे संबंधित क्वेश्चन बना है कि संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। फिर एक है दक्षायणी बेलाबुदान, दुर्गाबाई देशमुख। ये दोनों लोग दक्षायणी बेलाबुदान और दुर्गाबाई देशमुख दोनों लोग मद्रास से थी। हंसा मेहता और कमला चौधरी। हंसा मेहता और कमला चौधरी, इन 15 महिलाओं का नाम याद करना आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इनको एक बार देखते रहेंगे तो अगर आपसे इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा में शामिल नहीं थी, तो आप वहां से आंसर क्लिक कर पाएंगे। लेकिन जो 3-4 नाम मैंने बताया, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर और बेगम एजाज रसूल, इन महिलाओं के नाम आप हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और इनके विषय में जो एडिशनल बातें मैंने आपको बताई ये भी याद रखना कि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।